तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है फरहान अख्तर। आप देख रहे हैं एके डिजिटल इंस्टीट्यूट चैनल। तो बच्चों, कक्षा 10 के बायोलॉजी में हमने जैव प्रक्रम वाले जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो सब पढ़ा के ख़त्म कर दिया है। आज हम लोग इसके 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी लेके आए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से, और बोर्ड एग्जाम का डेट भी यूपीएमएसपी ने जारी कर दिया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि 24 फरवरी से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकते हैं। कक्षा 10 और 12 के एग्ज़ाम साथ में स्टार्ट हो रहे हैं और साथ में ख़त्म भी होंगे। तो अपना पढ़ाई जारी रखिए। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, जैव प्रक्रम के चैप्टर में हम लोग आज 25 बहुविकल्पी क्वेश्चन लेके आए हैं क्लास 10th का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखते हैं। पहला नंबर है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। क्या लिखा है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। पहला चीज कि स्वपोषी का मतलब क्या है, आपने सुना होगा। पहला चीज है स्वपोषण और विषम पोषण, ठीक है। तो स्वपोषण का मतलब होता है कि जब हम लोग भोजन अपने से बना लें। हम लोग नहीं बनाते हैं, पौधे बनाते हैं। जब भोजन खुद बना लिया जाए तो उसको हम लोग कहते हैं स्वपोषण। इसका उदाहरण हो जाएगा पौधे, क्योंकि पौधों में ही फल बनता है, सब्जियां बनती है, तो वो सब स्वयं के भोजन बना लेते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपना भोजन सिर्फ पकाते हैं। हम लोग भोजन को बनाते नहीं हैं, सिर्फ हम लोग भोजन को पकाते हैं। तो इसी में पूछा गया है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या जरूरी है, यानी हमको जब भोजन बनाना है यानी पौधों को बनाना है तो उसके लिए उन्हें क्या क्या चीज़ चाहिए होता है। पहला चीज़ होता है कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, ये चाहिए होता है, ठीक है। बी नंबर है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पत्तियों के अंदर पाया जाता है, पौधों में पत्तियों के अंदर। तीसरा नंबर है सूर्य का प्रकाश। तो ये तीनों चीज इनको चाहिए होता है। तो हमारा जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, ठीक है। तो पहले का हमारा आंसर है उपर्युक्त सभी, इस पर टिक लगा लीजिएगा आप लोग। स्वपोषी पोषण के लिए ये तीनों चीज चाहिए। और कौन सी प्रक्रिया द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, देखिए प्रकाश संश्लेषण आ गया जिसको अभी बता रहे थे। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में किसका संश्लेषण नहीं होता है? देखो यहाँ एक कंफ्यूजिंग वर्ड है, नहीं। इसमें पूछा है क्या चीज नहीं रहता है प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है। अब पहले ये जान लो कि क्या क्या चीज होता है। जब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है तो वहां पर हमको ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अच्छा, नाम देखो क्या लिखा है, किसका संश्लेषण नहीं होता है। संश्लेषण का मतलब होता है बनना, ठीक है। संश्लेषण का मतलब है बनना। तो इसमें कह रहा है क्या चीज़ नहीं बनता है प्रकाश संश्लेषण में ना, पौधे सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करते हैं, ठीक है। क्या बोला गया? प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड, जल का और सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं, जिसके द्वारा क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है और भोजन बनता है। भोजन बनता है ग्लूकोज के रूप में, ठीक है। और वही ग्लूकोज बाद में बदल जाता है मंड में। इसको मैंने आपको वीडियो में बताया है, प्रकाश संश्लेषण का भी मैंने टॉपिक बताया था, उसको आप जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, किसका संश्लेषण नहीं होता है? देखो, ऑक्सीजन बनता ही है, ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज बनता ही है, और जल भी कुछ मात्रा में बाहर निकलता है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बनता नहीं है, वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, पौधे इस्तेमाल करते हैं प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का संश्लेषण नहीं होता है, यानी वो नहीं बनता है, वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा बी नंबर, CO2। चलिए आगे चलते हैं। अब तीसरा नंबर भी प्रकाश संश्लेषण का ही क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कौन सा युग्म प्रयुक्त होता है? कौन सा युग्म? युग्म मतलब जोड़ा। कौन सा जोड़ा इस्तेमाल किया जाता है? यहाँ पर कुछ नाम लिखे गए हैं, इनमें से कौन सा चीज है जो इस्तेमाल करा जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल यानी H2O तथा सूर्य का प्रकाश, ये चीज इस्तेमाल होता है प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है। तो इनमें से कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन। ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होता है। दूसरा नंबर है जल तथा ऑक्सीजन, ये भी गलत हो जाएगा।
तीसरा है जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। दोनों सेम ही है, तो हम लोग यहाँ पे दोनों पे लगा सकते हैं। ठीक है, दोनों सेम क्वेश्चन है, दोनों सेम ऑप्शन है। तो आगे चलते हैं, चलिए। चौथा नंबर क्वेश्चन है रक्षी कोशिकाएं। रक्षी कोशिकाएं आपको पढ़ाया था मैंने जब प्रकाश संश्लेषण पढ़ा रहे थे तभी। तो उसमें बताया था कि एक वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया भी होती है, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, और वाष्पोत्सर्जन में जो पौधे के अंदर जल रहता है वो वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, और जब बाहर निकलता है तो रंध्र के द्वारा बाहर निकलता है। पत्तियों के अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, बहुत ही छोटे रहते हैं, वो हम लोग माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। उसे हम लोग कहते हैं रंध्र। इंग्लिश में इसको स्टोमेटा कहा जाता है, स्टोमेटा। तो स्टोमेटा का ही एक अंग होता है रक्षी कोशिकाएं। ठीक है, स्टोमेटा का ही एक अंग है, एक भाग है रक्षी कोशिकाएं। तो रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाएंगी? देखो ये डी नंबर ऑप्शन लिखा है स्टोमेटा में। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा सही, स्टोमेटा में पाई जाएगी रक्षी कोशिकाएं। आगे चलते हैं। पांचवा नंबर है पादपों में वायु प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया है। देखो वायु में प्रदूषण तब होता है जब CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, तब हमारे वायु क्या होती है? प्रदूषित होने लगती है। जैसे आप लोग सुने हैं कि पेड़ पौधों को ज़्यादा लगाना चाहिए ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा बढ़े, और इससे प्रदूषण भी कम रहेगा। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन अगर ज़्यादा है तो प्रदूषण कम होगा, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो प्रदूषण ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे हमको क्या करना है? कम करना है। तो कम करने के लिए किसका जरूरत है? देखो, और ऑक्सीजन बनता कैसे है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनता है, ये आपको पता है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। जितना ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन बनेगा, और उतना ज़्यादा ही हमारा प्रदूषण कम होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए पाचन से क्वेश्चन है, जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। पाचन वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, पाचन वाला वीडियो आप लोग देख सकते हो। इसका प्लेलिस्ट का लिंक हम वीडियो में नीचे लगा देंगे, वहाँ से आप जाकर पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो जो जठर ग्रंथियां हैं ना, वो उपस्थित होती हैं अमाशय में। चलो अगला देखते हैं हम। सातवां नंबर है मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई होती है। देखो ग्रास नली अब क्या होता है? जो खाने वाली नली है ना हमारा, यहाँ जो गर्दन के पास से जो नली गया है उसी को हम लोग ग्रास नली कहते हैं। इसकी लंबाई आपको याद रखना पड़ेगा, 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, 25 से 30 सेंटीमीटर, इसको याद रखना। ग्रास नली का लंबाई होगा 25 से 30 सेंटीमीटर। देखो ये 2 बार पेपर में आया भी हुआ है, 2018 में और 2022 में। इसको याद रखना, 25 से 30 सेंटीमीटर होता है। आगे देखते हैं अब। यकृत स्रावित करता है। यकृत क्या स्रावित करता है? चलिए बताइए, यकृत क्या स्रावित करेगा? यकृत हम लोग कहते हैं लीवर को। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं लीवर, यकृत को लीवर कहते हैं। और यकृत के द्वारा स्रावित होगा एक रस जिसका नाम है पित्त रस। इसको याद रखना आप लोग, पित्त रस, जो हमारे पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, याद रखना, पित्त रस स्रावित होता है यकृत से, यानी लीवर से। अब आगे देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील होता है? यानी ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है। इसको भी मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है, और ये देखो क्वेश्चन 2 बार आया है, 2017 और 2018 में यूपी बोर्ड एग्जाम में 2 बार आया हुआ है। तो इनमें से आपका जो सी वाला ऑप्शन है ना, बी और सी, ये दोनों विटामिन जल में घुलनशील हैं। इसको आप लोग को सही लगा देना है, बी और सी वाला ऑप्शन सही है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। हो गया, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा, मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। देखो लार ग्रंथियां पाई जाती हैं मुख में। ठीक है, जिसमें से निकलता है लार, और लार के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है टाइलिन। ठीक है, टाइलिन एंजाइम, जो हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ये चीज याद रखना, भोजन में कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है टाइलिन, यानी पाचन को शुरू करता है। पूरा पाचन नहीं करेगा, ये पाचन को शुरू कर देता है। तो मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है 3 जोड़ी, इसको याद रख लेना। ठीक है, लार ग्रंथियों की संख्या 3 जोड़ी होती है। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा है, 2013 और 2014 में।
चलिए आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में प्रत्येक जबड़े में चवड़लक दांतों की संख्या होती है। देखो दांतों के बारे में मैंने आपको बताया था कि हमारे अंदर मुख में 4 प्रकार के दांत होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्र चवड़लक और चवड़लक। ठीक है, तो 4 प्रकार के दांत होते हैं। जो सबसे आगे वाला होता है उनको कृंतक कहा जाता है, उसके पीछे जो है उसको रदनक, और जो सबसे पीछे चौड़े दांत होते हैं उनको हम लोग अग्र चवड़लक और चवड़लक कहते हैं। तो यहाँ पूछा है कि जबड़े में चवड़लक दांतों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो 6 होती है, इसको आप लोग याद रख लेना, 6 होते हैं, याद रखना है कि चवड़लक दांतों की संख्या 6 होती है। चलिए इसको लिख लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, ये श्वसन से है क्वेश्चन। ठीक है, श्वसन वाला भी मैंने आपको बताया है, वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। तो श्वसन से ये क्वेश्चन है, और श्वसन हमारे अंदर किसके द्वारा होता है? फेफड़ों के द्वारा। देखो फेफड़ों के द्वारा श्वसन होता है। जो फेफड़े के अंदर छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं या फिर स्थान पाए जाते हैं जहाँ पर गैसों का विनिमय होता है, आदान प्रदान, ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर यानी रक्त के अंदर चला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से बाहर आ जाता है, तो उसको हम लोग सांस के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। वो प्रक्रिया फेफड़ों में होती है। ठीक है, और उसके अंदर पाया जाता है कुपिका, जो छोटे छोटे स्थान है ना, उसी को हम लोग कुपिका कहते हैं। हिंदी में दूसरा भी नाम है वायु कोष्ठिका, एक और इंग्लिश में भी नाम याद रख लेना, एल्वियोली कहते हैं, एल्वियोली, कुपिका को कहते हैं एल्वियोली। तो ये कुपिका किसका भाग हो गया? फेफड़ों का भाग हो गया। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फेफड़ों में कुपिका पाई जाती है, फेफड़ों में। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन, पादपों में जाइलम का कार्य क्या होता है? देखो वैसे जाइलम वाला आप लोग ये क्लास 9th में भी पढ़े होंगे, 9th में भी ये था, जहां पर आपने सुना होगा जाइलम और फ्लोएम के बारे में। जाइलम और फ्लोएम, जो जाइलम है वो पादप में जल को पहुंचाने का काम करता है, और जो फ्लोएम है वो भोजन को पहुंचाने का काम करता है। देखो आगे वाले नाम से याद रखना, ज जाइलम और ज से जल। ठीक है, तो जाइलम किसको पहुंचाएगा? जल को पहुंचाएगा। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला वाला, जल का परिवहन करता है। पादपों में जाइलम का कार्य है जल का परिवहन करना। चलिए आगे। अब देखो वो ये भी सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा हुआ है। पौधों में जाइलम उत्तरदायी होता है, पौधों में जाइलम उत्तरदायी है। वैसे ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसका लैंग्वेज देखो अलग है। ठीक है, 2019 और 2020 में पूछा गया है ये। पौधों का अभी क्या कार्य बताया था मैंने आपको? जाइलम का जल का वहन करना। ठीक है, चलो आगे। अब उसके बाद देखो अभी बताया मैंने आपको, भोजन का स्थानांतरण कौन करता है? फ्लोएम करता है। 2014 में पूछा गया है, पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, जाइलम के द्वारा होता है जल का। ये हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। 16 नंबर है, स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्त दाब होता है। रक्त दाब का मतलब है ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर, सामान्य ब्लड प्रेशर क्या होता है? इसको हम लोग शॉर्ट में लिख देंगे बीपी। तो इसको आप लोग याद रखना, ये जो सी नंबर ऑप्शन है 120 से 80 यानी 120/80, तो ये हमारा सामान्य रक्त दाब होता है। ठीक है, उसको याद रखना आप लोग, 120/80। अब आगे चलते हैं। मानव के हृदय में कोष्ठों की संख्या क्या होती है? यहाँ पर कोष्ठों को हम लोग कहते हैं चैम्बर। इसका भी वीडियो मैंने बनाया है, आप लोग इसको भी जाके देख सकते हो, जहां पर परिवहन तंत्र, परिसंचरण तंत्र बताया हुआ है, उसमें बताया था कोष्ठों की संख्या। तो 4 चैम्बर पाए जाते हैं मानव में, 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। तो ऑप्शन कौन सा है? पहला वाला, 4 होते हैं। मनुष्य में हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है 4। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फेफड़ों में शुद्ध रक्त आता है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसमें समझना होगा आपको, याद रखना होगा। फेफड़ों में शुद्ध रक्त आता है, पहला चीज की जो हमारा शरीर है उसमें शुद्ध रक्त भी रहता है और अशुद्ध रक्त भी रहता है। और शुद्ध रक्त पाया जाता है धमनी के अंदर, और जो अशुद्ध रक्त है वो शिरा के अंदर पाया जाता है। लेकिन जो एक और शिरा है जिसका नाम है पल्मोनरी शिरा, पल्मोनरी शिरा।
पल्मोनरी सिरा में रहता है शुद्ध रक्त, ठीक है। पल्मोनरी का अर्थ यहाँ पे है फेफड़ों से, पल्मोनरी में शुद्ध रहता है, और पल्मोनरी धमनी में रहता है अशुद्ध रक्त, ठीक है, अशुद्ध। ये चीज मैंने आपको बताया था जब हम लोग परिसंचरण तंत्र पढ़े थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त, वो वीडियो भी आप जाके देख लेना। तो यहाँ पे कहा गया है फेफड़ों में शुद्ध रक्त कहाँ से आएगा, शुद्ध रक्त कहाँ से आएगा बताइए। देखिए अभी यहाँ पर फेफड़ों के अंदर कहाँ से आ रहा है, बाएं अलिंद, एक मिनट इसको थोड़ा सा सही कर दे, कलर चेंज। फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है, फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। क्वेश्चन का है कि फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है, फेफड़ों से शुद्ध रक्त आएगा तो कहाँ पर आएगा। मैंने जब आपको बताया था तो इधर बताया था दायां अलिंद होता है, ठीक है, दायां अलिंद होता है और दायां निलय होता है, दायां अलिंद और दायां निलय होता है। फिर बायां अलिंद होता है और बायां निलय होता है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है, जो फेफड़ों में शुद्ध रक्त हो जाएगा जब, तो वो कहाँ पर आएगा, देखो इस तरफ से आएगा, बाएं अलिंद में आएगा। फेफड़ा हमारा मान लो इस तरफ है, यहाँ से अशुद्ध रक्त जाता है, फिर फेफड़ों में जाने के बाद शुद्ध हो जाता है और इधर आता है, तो कहाँ आएगा, बाएं अलिंद में आएगा। कौन सा ऑप्शन है हमारा, पहला वाला है, पहला ऑप्शन सही है, बाएं अलिंद में आता है। फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है बाएं अलिंद में, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। वह कौन सा सिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। देखो इसके पहले बताया था मैंने कि सिरे के अंदर अशुद्ध रहेगा, लेकिन पल्मोनरी सिरे के अंदर शुद्ध रक्त रहता है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखो ये ए नंबर सही हो जाएगा, पल्मोनरी, यानी पल्मोनरी सिरे के अंदर शुद्ध रक्त रहेगा। और अगर पल्मोनरी धमनी का नाम आएगा तो वहां पे अशुद्ध रक्त रहेगा। तो पहला ऑप्शन आप लोग सही लगा लेना, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का रंग लाल किसके उपस्थिति के कारण होता है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो सही है, ठीक है, हीमोग्लोबिन। ये भी मैंने आपको बताया है कि हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल रहता है, ठीक है। इसको भी आप लोग देख सकते हो जाकर। आगे चलें। उसके बाद उत्सर्जन तंत्र से क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क भाग होता है उत्सर्जन तंत्र का, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। जो वृक्क है वो हमारा उत्सर्जन का कार्य करता है, तो उत्सर्जन तंत्र का भाग है। यहाँ जो सी वाला ऑप्शन है उत्सर्जन से, यही वाला सही है। किससे संबंधित होता है, उत्सर्जन से संबंधित होता है, ठीक है। चलिए आगे चलें अब। अगला है यूरिया को अमोनिया में कौन परिवर्तित करता है। तो ये करता है वृक्क। जो उत्सर्जन होता है ना हमारा, तो यूरिया परिवर्तित हो जाता है अमोनिया में, तो ये वाला सही होगा ऑप्शन, ठीक है, वृक्क। आगे चलते हैं। वृक्क नलिका संबंधित होती है। देखो वृक्क नलिका संबंधित होती है, जब वृक्क नाम आ रहा है तो वृक्क से संबंधित होगी। और वृक्क क्या करता है, हमारे शरीर में उत्सर्जन का कार्य करता है, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा उत्सर्जन से संबंधित है ये। वृक्क नलिका पूछा है, तो वृक्क नलिका संबंधित होगा वृक्क से, और वृक्क क्या करता है, उत्सर्जन करता है। चलो 24 नंबर क्वेश्चन, बोमेन संपुट किसका भाग है। तो ये वाला भी मैंने आपको बताया था जब मैं नेफ्रॉन का संरचना बताया था उसमें, तब वहां पे एक नाम आया था बोमेन संपुट, ठीक है, जिसको बोमेन कैप्सूल भी कहते थे। वो वाला वीडियो भी आप देख लेना। बोमेन संपुट संबंधित होता है वृक्क नलिका का, ठीक है। किसका भाग होता है ये, वृक्क नलिका का, यानी वृक्क का भाग होता है। तो आज के वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मूत्र निर्माण कहाँ पर होता है। मूत्र निर्माण हो जाएगा, इसका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मूत्र निर्माण मतलब उत्सर्जन का भाग है ये, ठीक है, और उत्सर्जन कौन करता है, वृक्क करता है। तो मूत्र निर्माण होता है हमारा वृक्क में, ठीक है। चलिए, तो आज के वीडियो में मैंने 25 क्वेश्चन जैव प्रक्रम का लिया है। इसके बाद हम लोग जो आगे वाला चैप्टर है उसके टॉपिक को लेके आएंगे। उसके बाद लास्ट में जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब हम लोग उसका एमसीक्यू लेके आएंगे। तो आप लोग इसके पहले का जो वीडियो है उसका प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, उसको आप जाकर पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आपसे अब अगले दिन मिलते हैं नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।